every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विक्यूल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम्स। तो यार पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो यहाँ पे मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग की बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और आज की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ क्या डिस्कस करना है। तो मैं टाइम जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। आइए तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसका आइडिया कब आया था। ये आया था 1776 में। एडम स्मिथ ने अपनी बुक में डाला था वेल्थ ऑफ नेशंस। उसने डिस्क्राइब किया था उन्होंने कि कैसे एक पिन फैक्ट्री में जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी जा सकती है। एक इंसान वायर लेकर आएगा, एक उसको स्ट्रेट करेगा, एक उसको काटेगा, एक ये करेगा, वो करेगा, वगैरह वगैरह। स्मिथ ने क्लेम किया था कि कहाँ पर अगर एक ही इंसान को आप रखते हो पिन्स बनाने के लिए तो वो एक दिन में 200 पिन्स बना सकता है। लेकिन आप 10 लोगों को रखते हो तो मतलब कि 10 लोगों को रखोगे अगर आप कि भैया एक काम ये करेगा, एक काम वो करेगा, तो वो 200 इंटू 10 2000 नहीं बल्कि कितनी पिन्स बना पाएगा एक दिन में? 48,000। यस, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो पा रहा है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक मज़ेदार यहाँ पे चीज़ है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर कि क्या किया जा रहा है, वर्कर के स्किल्स को इंक्रीज किया जा रहा है और वो उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। कि जैसे ना उसको टास्क चेंज करना पड़ता है कि अच्छा भाई पहले पेन लेकर आया, मतलब वायर लेकर आया, अब उसको मोड़ रहा है, अब उसको काट रहा है, अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो उसको नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही काम करता रहेगा, फटाक 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 सारे काम कर देगा। इसीलिए यहाँ पे समय बचता है और बहुत ही तेज़ी से काम पूरा हो जाता है। इससे क्या है, जॉब स्पेशलाइजेशन भी आती है। कि अब इसमें अगर मैं मतलब देखो क्या है कि बंदा एक ही काम बार बार करता रहेगा ना, तो स्पेशलाइजेशन उसमें आ जाती है। Division of labor implies that work must be divided to obtain a clear-cut specialization with a view to improve the performance of the workers. तो आपको काम अच्छे से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी और लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब ये अज्यूम किया गया है कि जितना ज़्यादा आप एक जॉब को तोड़ते हो छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में, तो उतना ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो पाएगा एक वर्कर अपने हिस्से की जॉब को करने में। तो जितना ज़्यादा बंदा जो है वो स्पेशलाइज करेगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर को वो सजेस्ट करता है कि आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उसे अलग अलग लोगों में असाइन कर दो उनको, ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव करी जा सके। एक ही टास्क बार बार करोगे तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। इसका मतलब हर एम्प्लॉय को एक ही जॉब होनी चाहिए या फिर एक काम का एक पार्ट उसे मिलना चाहिए जो ही वो बार बार करता रहेगा, ताकि वही स्पेशलाइजेशन आ जाए। फ्यूल ने भी इस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को या स्पेशलाइजेशन को अप्लाई किया था। उन्होंने मैनेजरियल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ दोनों में इसको अप्लाई किया था, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर आपको एक बुक पब्लिश करनी है तो उसमें क्या होता है, पूरा टाइपिंग हो रही है, आपका रीडिंग हो रही है, नेगेटिव मेकिंग है, प्रिंटिंग है, असेंबलिंग है, बाइंडिंग है, ऐसे दुनिया भर के काम होते हैं। तो सब लोग अलग अलग काम करेंगे, तो हर बंदा एक काम कर रहा है ऐसा ऐसा करके, तो स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इसमें, ठीक है ना। एक ही बंदा सारे काम करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और कम प्रोडक्ट वो बना पाएगा। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, समय जो है व्यर्थ नहीं जाता, एफर्ट्स आपके व्यर्थ नहीं जाते जब आप काम चेंज करते हो, एक से एक दूसरे टास्क पे जाते हो। अगर इसे बहुत ज़्यादा आप कर दोगे ना तो इससे क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स और क्राफ्ट्समैनशिप का लॉस होगा और जॉब जो है बोरिंग हो जाएगी, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये भी मतलब है भाई कि ज़्यादा ही नहीं करना चाहिए। अब जो डिवीजन ऑफ वर्क है, अब क्योंकि वो जॉब को लेस सेटिस्फाइंग बनाता है, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं आज की वो जॉब एनरिचमेंट को उस पर बढ़ावा दे रही हैं ताकि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सके, जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, हर जॉब को बहुत ही सिंपल बना देता है परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, स्पेशलाइजेशन आती है। तीसरा कि एफिशिएंसी आती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी आ जाएगी। फोर्थ, कि यहाँ पे टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं होती, वही जैसे बताया था मैंने आपको, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करना। और फिफ्थ एंड लास्ट है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, क्योंकि वेस्टेज कम हो गई है और जो आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। अब डिवीजन ऑफ लेबर है, अब जैसे मैंने आपको इसके कुछ फ़ायदे बताए, तो नुकसान भी होते हैं भाई, हर चीज़ के होते हैं और इसीलिए उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला है
कि इसमें काम का डीपर्सनलाइजेशन हो जाता है, ह्यूमन डिग्निटी का लॉस होता है। दूसरा कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बोर्डम है, मोनोटोनी, साइकोलॉजिकल एलिनेशन, स्ट्रेस आ सकता है, एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेन आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तीसरा कि जो एम्प्लॉयज़ में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको सिर्फ एक ही काम पकड़ा दिया गया है। फोर्थ है कि हर वर्कर जो है पूरे प्रोसेस के एक छोटे से पार्ट में ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको ये नहीं लगता कि भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है, हाँ भाई इसमें मैंने कुछ किया है। तो मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन और अचीवमेंट्स में। और फिफ्थ हो गया कि अगर आपके फाइनल आउटपुट में कोई डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप ये कह नहीं पाओगे कि हाँ भाई ये इसकी गलती की वजह से हुआ, उसकी गलती की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे लोग लगे हैं। अब हो सकता है यार आपको ये जो इसके लिमिटेशंस है सुन के लग रहा हो कि भाई ज़बरदस्ती कुछ भी बनाया हुआ है, बट ठीक है चलो, जो भी है बुक में दिया हुआ था, मैंने कहा चलो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यार आपका डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम होता क्या है? ये एक ऐसा चार्ट है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम या फिर एक चार्ट, इसको चार्ट भी कहते हैं। ये ऐसा डायग्राम है जो शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या जो पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में उन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये ना चेन ऑफ कमांड दिखाने के लिए जनरली यूज़ की जाती है। जैसे आप सामने फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा दिखाया हुआ है, जैसे मिस्टर आनंद CEO हैं, उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे सब चल रहा है। जैसा नाम सजेस्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है वो पूरा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, ये वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिलेशंस हैं, जितने भी आपके फंक्शन, डिपार्टमेंट, टीम्स, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच का क्या क्या रिलेशनशिप है, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। ये एक पूरी ना क्लियर पिक्चर दे देता है चेन ऑफ कमांड की, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का जो फ्लो चल रहा है टॉप से बॉटम का, उसका। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम्स और जो चार्ट्स हैं उसमें एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, जैसे डेजिग्नेशन, फोटो, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। तो इससे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्टिवली स्टाफ को मैनेज कर पाती है। और जो चार्ट्स हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं कि अब ये देखो इधर ये हैं, इधर वो हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ बने हुए हैं। तो ऑर्गेनोग्राम जो है ना, एक जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स एंटरप्राइज के, उनके एक बर्ड्स आई व्यू देता है। आपने अगर ये वाला चैप्टर किया था उसमें 12th में हेनरी फ्यूल वाला, तो आपने प्रोजेक्ट में बनाया होगा, ठीक है ना। तो इसमें और ये रिलेशनशिप भी बताता है जो आपके अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग लेवल्स पे, उनके बीच में। अब ये हर एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय जो है वो समझ पाता है कि क्या पोजीशन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में और किसको वो अकाउंटेबल है, ठीक है। तो अगर इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी की जो लाइंस हैं उनको दिखाता है। तीसरा, कम्युनिकेशन के क्या चैनल्स होंगे वो इंडिकेट करता है। फोर्थ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंटरप्ले को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। और फिफ्थ है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन दिखाता है अलग अलग पोजीशंस के बीच में। ये और क्या है इसमें ना, डेजिग्नेशंस जो हैं, मतलब जैसे मैनेजर्स हैं अलग अलग लेवल के, उनकी डेजिग्नेशंस और नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी दिखा सकता है। तो मतलब ये नेसेसिटी नहीं है, बट हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। चार्ट मैंने आपको बताया है, बस यही दिखाता है कि क्या रिलेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, टेक्निक है ये प्रेजेंट करने की। यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जा रहा है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन्स हैं, ये है वो है, दुनिया भरी थी जो मैंने भी आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है ना। अब जैसा दोबारा फोटो में देख सकते हो तो पूरा यहाँ पे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का ऑर्गेनोग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि दो होते हैं, एक पर्सनल या फिर फंक्शनल होता है। जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है वो डिपिक्ट करता है कि अलग अलग लोगों की जो पोजीशंस हैं उनके बीच का रिलेशन। और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दिखाता है हर यूनिट और सब यूनिट की। तो जो फोटो है इसमें आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो कंटेंट है और जो शेप है ऑर्गेनोग्राम की, डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंटेशन उन्होंने कैसा किया हुआ है, कंपनी ने फंक्शनल किया है, प्रोडक्ट की, जोग्राफिकल प्रोसेस, कस्टमर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, क्या तरीका उन्होंने अपनाया है, ठीक है। ऑर्गेनोग्राम्स जो है एक पूरी कंपनी का भी हो सकता है या फिर उसके हर डिपार्टमेंट और डिवीजन के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो सब कुछ अलग अलग है, डिपेंड। तो अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, वो है मास्टर और सप्लीमेंट्री ऑर्गेनोग्राम्स। अब जो मास्टर चार्ट है वो शो करता है कि पूरी एंटरप्राइज का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका सारे पोजीशंस, रिलेशनशिप दिखा रहा है, पूरी क्लियर पिक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब जो सप्लीमेंट्री होते हैं आपके चार्ट्स, वो डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग से स्ट्रक्चर दिखाते हैं,
कि जो आपके पोजीशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं हर डिपार्टमेंट के साथ, वो सब होता है। ऐसे चार्ट जो हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर होते हैं कि जहाँ पे आप मास्टर चार्ट में सारी डिटेल्स नहीं दिखा सकते हो। तो बेसिकली मास्टर चार्ट पूरा हो गया और जो आपके दूसरे वाले चार्ट हैं इसमें आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से हो गई। ऑर्गेनोग्राम्स की क्या एडवांटेजेस होती हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें क्या है, आपको जो एम्प्लॉयज़ को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सी पोजीशन है उनकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो दूसरों से कैसे वो रिलेटेड है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। दूसरा कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन दिखती है, पूरा ब्लूप्रिंट होता है यार एक ऐसा कि क्या ऐसे पोजीशंस अरेंज करी गई हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी की जो लिमिट्स हैं उनको सेंस कर सकते हैं कि वो किससे एसोसिएटेड हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, किससे इंस्ट्रक्शंस लेंगे, सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट, ये जो नए लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए एक तरीके से गाइड बनता है कि वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझ सके, उनकी ट्रेनिंग में मदद हो। फोर्थ पॉइंट कि ये जो लोगों की क्लासिफिकेशन है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसको एक फ्रेमवर्क की तरह बनता है। फिफ्थ है, इसका ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट में काफ़ी बढ़िया पार्ट बन के निकलता है। क्योंकि जैसा जो मैनेजमेंट है वो अगर देखेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि एक्चुअली दिखता कैसा है, तो हो सकता है उसे लगे कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं ऑर्गेनोग्राम्स की। क्या होती हैं? सबसे पहला पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इसे फॉर्मल रिलेशनशिप्स दिखाता है और इनफॉर्मल नहीं दिखाता। मॉडर्न एंटरप्राइजेज में इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है अलग अलग डिसीजंस पर। सेकंड है, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी दिखाता है, पर ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता है कि कितनी अथॉरिटी मिलेगी, वो कितना रिस्पॉन्सिबल रहेगा और किसको वो अकाउंटेबल रहेगा, कितना अकाउंटेबल रहेगा बेसिकली। तो कितना होगा ये नहीं बताता है। थर्ड पॉइंट, ये जो है पूरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता है कि जैसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उसको नहीं दिखा पाता है। फोर्थ, ये रिलेशनशिप्स में रिजिडिटी दिखाता है कि उसको आपको अपडेट करना है तो पूरा सेटअप आपको हिलाना पड़ेगा। फिफ्थ है, जो फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, अगर आपने गलत बना दिया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो उससे कन्फ्यूजन होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में। और इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैं इसका सुपीरियर हूँ, या फिर उसका लगेगा कि भाई मैं तो सबसे इन्फीरियर हूँ, मेरी तो इतनी नीचे की पोजीशन है। तो इससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि ये ऐसे रिलेशनशिप नहीं दिखाता जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर वही दिखाता है कि वट दे आर सपोज्ड टू रिलेशनशिप्स, क्या होने चाहिए, ना कि एक्चुअल में। ठीक है ना। तो इन सब लिमिटेशंस के बावजूद जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ये बढ़िया ऐसा एक टूल बनता है, वही सारी चीज़ें जो इधर उधर का सब दिखाता है, बढ़िया सारी चीज़ होती है। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। यहाँ पे आप एक छोटा सा बॉक्स देख सकते हो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोग्राम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शनल, डिविजनल, प्रोडक्ट बेस्ड, जोग्राफिकल, कस्टमर बेस्ड, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। और कुछ ट्रेडिशनल में अगर मैं बात करूँ तो आपको बताते हैं लाइन एंड स्टाफ और फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यार ये जो ट्रेडिशनल है ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जो ऊपर के मैंने अभी आपको मॉडर्न वाले बताए थे शुरू में, वो सारे अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो 13th चैप्टर बन के आएगा। ठीक है ना। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर नीचे आपको थैंक्स का बटन दिखता है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।